हेलो नमस्कार साथियों। आपके अपने परिवार ब्राइट फ्यूचर विद उत्कर्ष में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। तो हाँ साथियों, आपने पिछले वीडियो में देखा था जीवधारियों का वर्गीकरण। जीवधारियों का वर्गीकरण, इसके अंतर्गत वर्गीकरण का इतिहास पढ़ा था। द्विजगत पद्धति वर्गीकरण, त्रिजगत पद्धति वर्गीकरण, टू एम्पायर सिस्टम क्लासिफिकेशन, चार जगत पद्धति वर्गीकरण, पांच जगत पद्धति वर्गीकरण। तो हमने पिछली वीडियो में वर्गीकरण का पूरा इतिहास पढ़ा था। तो आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं पांच जगत पद्धति वर्गीकरण की। पांच जगत पद्धति वर्गीकरण, पांच जगत पद्धति वर्गीकरण। हाँ तो साथियों, आज हम लोग पांच जगत पद्धति वर्गीकरण को विस्तार से पढ़ेंगे। इसके सभी जगतों के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत पांच जगतों को रखा गया है। तो आइए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, इसके पांच भाग किस प्रकार हैं। पांच जगत पद्धति वर्गीकरण। तो पांच जगत पद्धति वर्गीकरण को हमारे वैज्ञानिक R.H. व्हिटेकर ने दिया था। R.H. व्हिटेकर, R.H. व्हिटेकर। R.H. व्हिटेकर ने दिया था। तो पांच जगत पद्धति वर्गीकरण के अंतर्गत हमारा पहला जगत मोनेरा, मोनेरा। दूसरा जगत प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। तीसरा किंगडम, तीसरा जगत कवक, कवक, फंजाई, फंजाई। चौथा पादप जगत, प्लांट। पांचवा जंतु जगत, एनिमल। तो इस वीडियो में हम लोग पांच जगत पद्धति वर्गीकरण को विस्तार से पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहला किंगडम हमारा आता है मोनेरा, नंबर 2 प्रोटिस्टा, नंबर 3 कवक, नंबर 4 पादप, नंबर 5 जंतु। तो हम लोग सर्वप्रथम मोनेरा जगत के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा पहला टॉपिक रहेगा मोनेरा जगत। तो आइए हम लोग हेडिंग डालते हैं मोनेरा जगत। मोनेरा जगत, मोनेरा जगत। तो पांच जगत पद्धति वर्गीकरण के अंतर्गत हम लोग सबसे पहला किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालते हैं मोनेरा, नंबर 1 मोनेरा, मोनेरा। मोनेरा जगत का वर्णन सर्वप्रथम वैज्ञानिक अर्नेस्ट हेकल ने 1866 ईस्वी में दिया था। मोनेरा जगत के बारे में बताया था, ये कैसे जीव होते हैं, इनके अंतर्गत क्या क्या जीव रखे गए हैं। आइए इनके बारे में हम बात करते हैं। तो इसको सर्वप्रथम इसका वर्णन
इसका वर्णन अर्नेस्ट हेकल। अर्नेस्ट हेकल ने दिया था सन 1866 ईस्वी में। 1866 ईस्वी में। तो मोनेरा जगत के जंतु एक कोष की प्रोकैरियोट्स होते हैं। मोनेरा जगत में जितने भी जंतु रखे गए हैं ये एक कोष की होते हैं। इनकी संरचना एक कोशिका के द्वारा होती है तथा ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो नंबर 1 ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स। नंबर 2 एक कोशिकीय। हाँ, तो साथियों हमने देखा ये जीव प्रोकैरियोट्स होते हैं अर्थात इनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है तथा ये यूनिसेलुलर एक कोश की होते हैं। इनका शरीर एक कोशिका के द्वारा बना होता है। इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 यू बैक्टीरिया। नंबर 2 या बी आद्य बैक्टीरिया। तो मोनेरा जगत के जंतुओं को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 यू बैक्टीरिया, नंबर 2 आद्य बैक्टीरिया। जिनमें यू बैक्टीरिया को सत्य जीवाणु माना गया है, ट्रू बैक्टीरिया माना गया है। जिनमें यू बैक्टीरिया को सत्य जीवाणु माना गया है। मोनेरा जगत के जंतु प्रोकैरियोट्स तथा एक कोश की होते हैं। इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 यू बैक्टीरिया, नंबर 2 आद्य बैक्टीरिया। इनमें से जो यू बैक्टीरिया होते हैं उन्हें ही सत्य जीवाणु माना गया है। जो सही वास्तव में जो जीवाणु या बैक्टीरिया होते हैं वो यू बैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं। आइए देखते हैं मोनेरा जगत के जंतुओं के लक्षण। इनमें क्या क्या लक्षण होते हैं? मोनेरा जगत के जंतुओं के लक्षण, इनमें क्या पाया जाता है, इनकी संरचना क्या होती है, इनमें जनन कैसा होता है, इनमें पोषण कैसा होता है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। मोनेरा जगत के जंतुओं के लक्षण। मोनेरा जगत के जीवधारियों के लक्षण। मोनेरा जगत के जीवधारियों के लक्षण। नंबर 1 तो इनकी कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। इनकी कोशिका के ऊपर कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो नंबर 1 कोशिका भित्ति, पाई जाती है।
पाई जाती है। नंबर 2, इनके अंदर कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका के ऊपर कोशिका भित्ति होती है। इनमें केंद्रिका तथा केंद्रक कला पाई जाती है। केंद्रिका एवं केंद्रक कला पाई जाती है। तो इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, केंद्रिका एवं केंद्रक कला पाई जाती है। तो हाँ साथियों, आपने देखा इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, केंद्रिका एवं केंद्रक कला पाई जाती है। इनमें जनन विखंडन तथा विभाजन द्वारा होता है। इनमें जो जनन होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, वो विखंडन के द्वारा होता है। एवं एक बात और, इनमें बीजाणुओं द्वारा भी जनन होता है। तो क्या देखते हैं, जनन विखंडन या विभाजन द्वारा होता है। इसे में जनन बीजाणुओं द्वारा भी होता है, बीजाणुओं द्वारा भी होता है। हाँ, तो मोनेरा जगत के जंतुओं के बारे में अगर हम बात करें कि इनमें जनन जो है विखंडन या विभाजन के द्वारा होता है तथा बीजाणुओं द्वारा भी होता है। तो आइए आगे बात करते हैं, इनमें पोषण किस प्रकार होता है। पोषण हेडिंग डालते हैं पोषण, न्यूट्रिशन। पोषण, तो इनमें पोषण तथा न्यूट्रिशन। नंबर 1, ये स्वपोषी भी होते हैं। ये स्वपोषी भी होते हैं। तो स्वपोषी जंतुओं के अंतर्गत जो अपना पोषण स्वयं प्रदान करते हैं या स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें स्वपोषी कहते हैं। तो स्वपोषी जैसे नीली हरी शैवाल। जो नीली हरी शैवाल होती है, इनमें पोषण स्वपोषण के द्वारा होता है। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसलिए कुछ जंतु जैसे नीलहरित शैवाल ये स्वपोषी भी होते हैं। और परपोषी जो दूसरों पर आधारित रहते हैं, दूसरों पर आश्रित रहते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, उन्हें परपोषी कहते हैं। परपोषी के अंतर्गत बैक्टीरिया आते हैं, बैक्टीरिया या जीवाणु। परपोषी के अंतर्गत जीवाणु। तो परपोषी का अर्थ ये हुआ जो दूसरों पर आश्रित रहते हैं या अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वो दूसरों के ऊपर आश्रित रहते हैं, वे परपोषी कहलाते हैं। इनके अंतर्गत जीवाणु या बैक्टीरिया रखे गए हैं। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं या कुछ जीवाणु ऐसे भी होते हैं जो सड़े गले पदार्थों या दूसरे जंतुओं पर निर्भर रहते हैं या आश्रित रहते हैं, उन्हें परपोषी कहते हैं। तो परपोषी के अंतर्गत जीवाणु रखे गए हैं, ये अपना भोजन स्वयं कभी नहीं बनाते हैं। अगर आगे देखते हैं,
आगे हम लोग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया या जीवाणु, जीवाणु बैक्टीरिया, बैक्टीरिया या जीवाणु क्या होते हैं? जीवाणु जो होते हैं ये अत्यंत सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमें आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। इन्हें हमें माइक्रोस्कोप की सहायता होती है, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। ये अत्यंत ही सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं। ये सर्वव्यापी होते हैं। जीवाणु एक तरह से सर्वव्यापी होते हैं, ये सब जगह समाहित रहते हैं, जल में, मिट्टी में, भोजन में, हर जगह से ये जो है सर्वव्यापी रहते हैं। आप इन्हें इतनी आसानी से कभी देख नहीं पाते हैं जब तक कि हम सूक्ष्मदर्शी का उपयोग ना करें। ये जीवाणु होते हैं। तो आइए जीवाणु के बारे में हम लोग देखते हैं। जीवाणु की खोज, बैक्टीरिया की खोज सन 1683 ईस्वी में, जीवाणु की खोज सन 1683 ईस्वी में एंटोनी वान लीeuwenhoek ने किया था। तो 1683 ईस्वी में, 1683 ईस्वी में खोजकर्ता एंटोनी वान लीeuwenhoek, तो इसकी खोज सन 1683 ईस्वी में हुई थी। एक वैज्ञानिक एंटोनी वान लीeuwenhoek थे जिन्होंने इसको खोजा था और इसका नामकरण एहरेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो नामकरण एहरेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने किया था 1829 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में। तो अगर इसकी खोज की बात करें तो 1683 ईस्वी में खोजकर्ता एंटोनी वान लीeuwenhoek ने किया था। और नामकरण की अगर बात की जाए तो एहरेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने 1829 ईस्वी में किया था जीवाणु की खोज। तो इसके सामान्य लक्षण क्या होते हैं उसके बारे में आइए हम जानते हैं। जीवाणु के सामान्य लक्षण, जीवाणु के सामान्य लक्षण, इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। इसकी जो कोशिका की ऊपरी परत जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं वो जो है काइटिन की बनी होती है। तो कोशिका भित्ति, काइटिन की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। तथा कोशिका झिल्ली जो होती है, सेल मेम्ब्रेन, जिसे इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, या कोशिका झिल्ली, प्रोटीन तथा फास्फोलिपिड से बनी होती है। इसकी जो कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली अंदर की परत होती है, वह प्रोटीन व फास्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है। तो प्रोटीन एंड फास्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है।
तो हमने पढ़ा कि इसकी कोशिका भित्ति काइटिन से मिलकर बनी होती है तथा कोशिका झिल्ली प्रोटीन से व फास्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है। आइए देखते हैं इसका न्यूट्रिशन कैसा होता है, पोषण ये कैसे होते हैं। पोषण, हाँ, तो पोषण की बात अगर हम करें तो इसमें से कुछ जीव जो होते हैं वो विषम पोषी होते हैं तथा कुछ जीव परजीवी होते हैं। तो विषम पोषी कुछ जीवाणु विषम पोषी एवं कुछ जीवाणु परजीवी होते हैं, कुछ जीवाणु विषम पोषी तथा कुछ जीवाणु परजीवी होते हैं और कुछ जीवाणु सहजीवी भी होते हैं। जो सहजीवी होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। सहजीवी जीवाणु, सहजीवी जीवाणु में जैसे राइजोबियम हो गया। राइजोबियम जीवाणु जो होता है वो सहजीवी होता है। राइजोबियम जीवाणु जो होता है ये सहजीवी होता है। सहजीवी का मतलब ये हुआ जो दो जीव एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, एक जीव दूसरे जीव से पोषण प्रदान करके तथा वह अपने दूसरे जीव को कुछ न कुछ फायदा दिलाता है, उसे सहजीवी कहते हैं। जैसे कि राइजोबियम हो गया, ये सामान्यतः दलहनी फसल जो हो गई जैसे मटर है, ये मटर की जड़ में पाया जाता है। ये मटर के पौधे को नाइट्रोजन देता है तथा उनसे अपना पोषण प्राप्त करता है। तो ये हो गया राइजोबियम जो सामान्यतः मटर के पौधे में पाया जाता है, जड़ में पाया जाता है, तो राइजोबियम हो गया। उसके बाद मृतोपजीवी, कुछ जीवाणु मृतोपजीवी भी होते हैं। मृतोपजीवी का मतलब ये हुआ वे जीवाणु जो सड़े गले पदार्थों अथवा मृत पशुओं पर आश्रित रहते हैं, उन्हें मृतोपजीवी कहते हैं। मृतोपजीवी वो सड़े गले पदार्थों से या मृत पशुओं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें मृतोपजीवी कहते हैं। तो मृतोपजीवी के अंतर्गत एसिटोबैक्टर जीवाणु आता है। एसिटोबैक्टर जीवाणु। तो साथियों हमने देखा पोषण, कुछ जीवाणु विषम पोषी तथा परजीवी होते हैं, कुछ जीवाणु सहजीवी भी होते हैं जैसे राइजोबियम हो गया। मृतोपजीवी भी पाए जाते हैं कुछ जीवाणु जैसे एसिटोबैक्टर जीवाणु हो गया। तो हमने इनके न्यूट्रिशन या पोषण के बारे में बात की है। आगे इनके श्वसन के बारे में बात करते हैं, जीवाणु कैसे श्वसन करते हैं। तो आइए हम देखते हैं श्वसन इनमें जो होता है वो मीजोसोम के द्वारा होता है, मीसोसोम के द्वारा। तो आइए हम बात करते हैं श्वसन, जीवाणुओं में श्वसन रेस्पिरेशन। तो श्वसन जो है जीवाणुओं में मीजोसोम के द्वारा होता है। मीसोसोम के द्वारा।
मीसोसोम के द्वारा श्वसन होता है, मीसोसोम के द्वारा। हाँ तो साथियों आपने देखा श्वसन जो होता है वो मीसोसोम के द्वारा होता है। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे जनन के बारे में। जनन, जीवाणुओं में जनन, जनन, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, जीवाणुओं में रिप्रोडक्शन द्विविभाजन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन द्विविभाजन द्वारा, द्विविभाजन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो इसमें जो है जीवाणुओं में रिप्रोडक्शन या जनन द्विविभाजन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। इसमें जो जीवाणु होते हैं वो विखंडित हो जाते हैं या विभाजित हो जाते हैं, तब एक नए जीवाणु का उत्पादन करते हैं या नया जीवाणु उत्पन्न होता है द्विविभाजन के द्वारा। आगे हम बात करेंगे साथियों कि जीवाणुओं का आर्थिक महत्व, जीवाणुओं से हमें क्या क्या फायदा हो सकते हैं। तो हर एक चीज का एक फायदा और नुकसान होता है। तो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं और कुछ बैक्टीरिया हमें फायदा भी पहुंचाते हैं। ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया हमें हानि पहुंचाते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया या जीवाणु से हमें फायदा भी होता है। तो जीवाणुओं का आर्थिक महत्व हम लोग देखेंगे। जीवाणुओं का आर्थिक महत्व, जीवाणुओं का आर्थिक महत्व। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए जीवाणुओं का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। तो हम लोग पढ़ेंगे जीवाणुओं का आर्थिक महत्व। नंबर 1, सबसे पहले तो ये सिरका उद्योग में जीवाणुओं का आर्थिक महत्व होता है। सिरका बनाने में जीवाणु का प्रयोग होता है। तो सिरका उद्योग, नंबर 1 सिरका बनाने में जीवाणुओं का उपयोग होता है। इसे हम एसिटोबैक्टर एसिटाई नामक जीवाणु से सिरका बनाते हैं। एसिटोबैक्टर एसिटाई, एसिटोबैक्टर एसिटाई या एसिटी। तो हमारा ये जो जीवाणु होता है एसिटोबैक्टर एसिटाई, इसका उपयोग सिरका बनाने में करते हैं। इसके बाद नाइट्रीकरण, नंबर 2 नाइट्रीकरण। तो कुछ जीवाणु जो है मृदा से नाइट्रोजन पादप को प्रदान करते हैं। तो नाइट्रीकरण हो गया। हमारे पर्यावरण में या हर जगह पे कुछ ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं जो नाइट्रीकरण करते हैं। ये मृदा यानी मिट्टी में पाए जाते हैं और ये पादपों को नाइट्रोजन देते हैं। जैसे कि कुछ जीवाणु मृदा से पादपों को नाइट्रोजन देते हैं। तो एग्जाम्पल है जैसे कि एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर उसके बाद हो गया राइजोबियम
राइजोबियम, नाइट्रोमोनास तथा नाइट्रोकोकस। तो ये हमारे 4 बैक्टीरिया होते हैं जो मृदा से पादपों को नाइट्रोजन प्रदान करते हैं, जैसे कि हो गया एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, नाइट्रोमोनास एंड नाइट्रोकोकस। आगे देखते हैं अमोनीकरण। कुछ जीवाणु जो होते हैं वो अमोनीकरण करते हैं। अमोनीकरण नंबर 3, अमोनीकरण कुछ जीवाणु जो होते हैं अमीनो अम्लों से अमोनिया बनाते हैं, अमीनो एसिड से अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं, उसे अमोनीफाइंग या अमोनीकरण कहते हैं। तो जैसे होते हैं बैसिलस उल्गेरिस नामक जीवाणु जो होता है वो अमीनो एसिड से अमोनिया का फॉर्मेशन करता है। बैसिलस उल्गेरिस अमीनो अम्लों से अमोनिया बनाते हैं। एग्जाम्पल है बैसिलस उल्गेरिस। बैसिलस उल्गेरिस हो गया, ये अमीनो अम्ल से अमोनिया बनाता है। उसके बाद गोबर गैस व प्लांट में कुछ जीवाणुओं का उपयोग होता है, जैसे कि देखते हैं कुछ जीवाणु जो होते हैं कार्बनिक। तो साथियों कुछ जीवाणु जो होते हैं वो गोबर गैस व प्लांट में उपयोगी भी होते हैं। ये जीवाणु कार्बनिक पदार्थों को खाद के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। वे अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं गोबर गैस और प्लांट में। तो जैसे कि कुछ जीवाणु कार्बनिक पदार्थों को खाद में परिवर्तित कर देते हैं, खाद के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि हो गया मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया, जो मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया होता है ये कार्बनिक पदार्थों को खाद के रूप में परिवर्तित कर देता है। तो ये हो गए हमारे जीवाणुओं के आर्थिक महत्व। तो साथियों आपको हमारा ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, आशा करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में हम मोनेरा जगत के कुछ जीवधारी रह गए हैं, जैसे कि माइकोप्लाज्मा, नील हरित शैवाल व पाश्चुरीकरण के बारे में बताएंगे। उसके बाद हमारा प्रोटिस्टा जगत हो गया, कवच जगत हो गया, पादप जगत हो गया, जंतु जगत हो गया, इन सब के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो आज के लिए साथियों इतना ही, धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें एवं अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद।